Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, पिछले बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक अभियान चल रहा है कि चीनी चीजों को बॉयकॉट कर दो, उनके ऊपर बहिष्कार डाल दो। लेकिन सिर्फ ऐसा करने से, ये सिर्फ अपील करने से, एक आधे कस्टमर को ऐसा बोलने से कि ये चाइनीज चीजें हैं, ये मत खरीदो, ऐसा बोलने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है क्या? दूसरी एक बात, आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा कि चाइना छोड़कर इंडिया में आने के लिए करीब करीब 1000 कंपनियां तैयार है। वो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या हम राइट चॉइस बन सकते हैं? राइट चॉइस बनने के लिए हम लोगों में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी पड़ेंगी, ये आज के सेशन में हम देख लेंगे। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से चाइना एक दुनिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। बहुत सारी चीजें चाइना से एक्सपोर्ट होकर पूरी दुनिया में जाती है। हम सवेरे जब उठते हैं नींद से, तब से लेकर रात के सोने के समय तक अगर हमने सोचा, हमने देखा, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चाइनीज चीजें हम खुद यूज करते हैं। और जब हम खुद ही वही चीजें यूज करते हैं तो दूसरे को हमें बोलने का ये अधिकार है क्या कि ये चीजें आप मत खरीदो करके? तो आइए एक नजर डालते हैं कौन कौन सी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेड इन चाइना यूज करते हैं। डायरेक्टली यानी 100% मेड इन चाइना, इनडायरेक्टली यानी उसमें से फ्यू पार्ट्स, हो सकता है 50%, 25% या अप टू 75% पार्ट्स मेड इन चाइना हो सकते हैं। उनको हम इनडायरेक्टली मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स बोल देंगे। सबसे पहले नींद से जागते ही हम जो हाथ में लेते हैं मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन के करीब करीब 50 to 60% पार्ट्स मेड इन चाइना है। उसके बाद हम ब्रश करने के लिए जाते हैं, शेविंग करने के लिए भी जाते हैं। जो टूथपेस्ट और जो शेविंग क्रीम हम यूज करते हैं, उसमें लगने वाले रॉ केमिकल्स वो बहुत सारे चाइना से आते हैं। हम जो साबुन यूज करते हैं, जो फेस वॉश हम यूज करते हैं, उसमें लगने वाले बहुत सारे केमिकल भी चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं। वहां ट्रेडमिल होती है या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी मेड इन चाइना ही है। उसके बहुत सारे पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट होकर आते हैं। उसके बाद हम कुछ खेल खेलने के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल के ग्राउंड पर जाते हैं। उसमें लगने वाला बहुत सारा किट, बहुत सारी चीजें, वो भी मेड इन चाइना है। उसके बाद हम घर से बाहर निकलते ही जो जूते चप्पल पहनते हैं, वो भी बहुत सारे परसेंट में, 50 to 60% में मेड इन चाइना है। उसके बाद हम गाड़ी पर बैठ के या गाड़ी में बैठ के, हो सकता टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, उसमें से हमारे ऑफिस तक पहुंचते हैं। वो गाड़ी के जो पार्ट्स है, मेटेलिक पार्ट्स है या नॉन मेटेलिक पार्ट्स है, वो भी करीब करीब 30% से 40% तक मेड इन चाइना है। उसके बाद हम ऑफिस पहुंचते हैं। जो लैपटॉप लेकर हम जाते हैं या जो पीसी पे हम काम करते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद, वो लैपटॉप के और पीसी के करीब करीब 50-60% पार्ट्स मेड इन चाइना है। ऑफिस का बहुत सारा स्टेशनरी मटेरियल, प्लास्टिक का मटेरियल, जैसे कि कर्टन के हैंडल्स, कर्टन्स, प्लास्टिक के ट्रेज, वो सब मेड इन चाइना है। उसके बाद हम घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद एंटरटेनमेंट के लिए हम जो टेलीविजन सेट ऑन करते हैं, वो टेलीविजन सेट के भी बहुत सारे पार्ट्स मेड इन चाइना है। उसके बाद हम डिनर करने के लिए या लंच करने के लिए जो किचन में जाते हैं, वो किचन में भी किचन ट्रॉलीज या बाकी के मिक्सर कॉक, हम घर में जो यूज करते हैं, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक के स्विचेस, वो सब कुछ मेड इन चाइना है। हमारे बेडरूम में डेकोरेशन के लिए पीओपी या बाकी का कुछ जो मटेरियल हम यूज करते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। बाकी का जो फर्नीचर हम यूज करते हैं, वो फर्नीचर भी मेड इन चाइना है। हमारे बच्चे जो खिलौने खेलते हैं, वो खिलौने भी बहुत सारे एक्सटेंट में मेड इन चाइना है। उसमें के बहुत सारे पार्ट भी मेड इन चाइना है। जो कंपास बॉक्स, स्टेशनरी, ड्राइंग मटेरियल, बाकी का वो यूज करते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। तो हम खुद अगर इतनी सारी चीजें मेड इन चाइना यूज करते हैं और दूसरे को सिर्फ हम अपील कर रहे हैं कि ये चीजें मत खरीदो,
तो क्या ये सही है? इसे बोलते हैं खुद को ही फंसाना। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए क्या क्या करना है देखते हैं। एखादे को सिर्फ ऐसा बोल के नहीं चलेगा, उसको अल्टरनेटिव कुछ अवेलेबल करके देना पड़ेगा। कौन कौन सा अल्टरनेटिव हम तैयार कर सकते हैं, आइए देखते हैं एक एक चीज के बारे में। चाइना में जो भी चीजें तैयार होती है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होती है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो तैयार करते हैं कि पूरी दुनिया में उसका एक्सटेंट ज्यादा बढ़ जाता है और वो ज्यादा क्वांटिटी में तैयार करने की वजह से उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है उनके लिए। मेड इन चाइना की बहुत सारी चीजों के नाम मैंने आपको अभी अभी बता दिया। अब एक नजर डालते हैं त्योहारों के ऊपर। फ्रेंड्स, चाइना में होली नहीं मनाई जाती, लेकिन होली के लिए जो भी रंग आ जाते हैं वो रंग मेड इन चाइना है। जो पिचकारी वगैरह हम हमारे बच्चों को लाके देते हैं, वो पिचकारियां या पूरा सपोर्टिंग जो भी कुछ लगता है वो भी मेड इन चाइना है। ये हो गई होली की बात। दिवाली चाइना में नहीं मनाई जाती, लेकिन जो भी क्रैकर्स, डेकोरेशन का सामान, दिए वगैरह हम लोग जो लगाते हैं वो बहुत सारे 70-80% मेड इन चाइना है। फ्रेंड्स, चाइना में रक्षाबंधन भी नहीं मनाया जाता, लेकिन राखी बहुत सारी जो आती है वो चाइना से ही आती है। वही बात गणेश उत्सव के बारे में भी है। डेकोरेशन का पूरा सामान, गणेश जी की मूर्तियां जो हम लाते हैं घर में, वो भी बहुत सारी मेड इन चाइना ही है। तो ये देखिए कि कौन कौन से इसमें उन्होंने अपना दिमाग डाला है और कौन कौन से लिए वो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बन गए हैं। अल्टरनेटिव जब तक हम लोगों को देते नहीं है और वो अल्टरनेटिव भी सस्ता चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए, तब तक हम लोगों को सिर्फ नहीं बता सकते, वो खुद को ही फंसाना होगा। फ्रेंड्स, मार्केट में सस्टेन अगर होना है तो उसके लिए जो भी कुछ बातें जरूरी है वो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो तो प्राइस। मार्केट में कौन सी भी चीज खरीदने वाला देखता है कि इसकी प्राइस कितनी है। अभी कोरोना के बाद तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है या उनके जॉब गए हैं और वो लोगों के पास पैसे की कमी है। तो वो लोग देखने वाले हैं कि जो चीज सस्ती है वो मैं पहले ले लूंगा। तो प्राइस कम से कम होना चाहिए मार्केट में अगर टिकना है तो। क्वालिटी भी बहुत अच्छी चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में गलत फहमी ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट यानी बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी के आइटम्स। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। चाइना में सब क्वालिटी के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। पुअर क्वालिटी के भी करते हैं, मीडियम क्वालिटी के भी करते हैं और वेरी हाई क्वालिटी के भी करते हैं। जैसी कस्टमर की डिमांड वैसा पार्ट वो उसको दे देते हैं। इसलिए चाइना में आईफोन भी बनता है, ओरिजिनल आईफोन भी बनता है और डुप्लीकेट आईफोन भी बनता है। ओरिजिनल आईफोन लेने वाला जो कस्टमर है उसको वो ओरिजिनल ऑफर करते, डुप्लीकेट वालों को वो डुप्लीकेट ऑफर करते। आज दुनिया में एक भी ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में नहीं है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था प्राइस का, उसके बारे में मैं और एक बात बताऊंगा कि जिस कीमत में इंडियन मैन्युफैक्चर को बेचना पॉसिबल ही नहीं है, वो कॉस्ट में चाइनीज कंपनियां वो उनका माल अपने मार्केट में बेचते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी उतनी कीमत में पॉसिबल नहीं है, बाकी आगे के प्रॉफिट वगैरह की तो बात तो अलग है। तो चाइना में क्यों इतना कम क्वांटिटी, कम रेट में, कम प्राइस में बेचना उनको पॉसिबल है? तो देखिए, सबसे पहला वो मैन्युफैक्चरिंग करते समय बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो मैन्युफैक्चर करते ही है, तो उससे प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आ जाती। दूसरी बात, उन्होंने जगह जगह पर अलग अलग उनके राज्यों में बहुत बड़े बड़े सेज यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन, ऐसे जोन्स तैयार किए हैं। वो जोन में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगने वाला पूरा की पूरा रॉ मटेरियल वो नजदीक के मार्केट में अवेलेबल कर देते। उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केटिंग, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगने वाला जो कॉस्ट है वो कम हो जाता और उसका टाइम भी बच जाता। जस्ट इन टाइम, उसको जिट बोलते हैं, जस्ट इन टाइम जैसे टेक्निक वगैरह यूज करके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी कम कर दी और उसकी वजह से उनको उनकी इन्वेंटरी लेवल भी कम हो गई। कम से कम इन्वेंटरी में वो काम करते हैं, इसलिए भी उनकी कीमत कम हो जाती। और एक बात, प्राइस कम होने के लिए
चाइना में 12-12 घंटे की 2 ही शिफ्ट रहती है, लेकिन इंडिया में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट रहती है एक दिन में। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एक्सपेंडिचर है वर्कर लोगों के ऊपर वो बहुत कम हो जाता। वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर देते 12 घंटे में, अपने यहाँ पे 8 घंटे में काम निकाल लेना यानी बहुत ही मुश्किल की बात रहती है, इसलिए हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी उनकी प्राइस कम हो जाती 12-12 घंटे की ड्यूटी। और एक बात, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो वर्कर जब मशीन पे काम करते हैं तो उनका क्वालिटी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा रहता है। रिजेक्शन बिल्कुल नहीं हो इसके ऊपर उनका ध्यान रहता है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारी कंपनियों में रिजेक्शन परसेंटेज में गिना जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ की कीमत भी कम हो जाती और क्वालिटी भी इतनी सुपेरियर हम नहीं दे पाते। ये एक बात और है। तीसरा, जैसा मैंने शुरू में बताया, कस्टमर की जैसी डिमांड वैसा माल वो उसको दे देते हैं। उसको अगर लो क्वालिटी का चाहिए तो लो क्वालिटी, हायर क्वालिटी का चाहिए तो हायर क्वालिटी। इसलिए आज तक आप देखिए आईफोन, बाद में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि फाइजर, लिनोवो, ऐसे बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना में अपने अपने प्लांट उन्होंने शुरू किए हैं और वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। मेडिसिन की और एक बात, बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी मेड इन चाइना है। पैरासिटामोल जैसा जो मेडिसिन है, बुखार के लिए जो दवा लगती है उसके लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल, उसका भी चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है हमारे इंडिया के लिए। फ्रेंड्स, एक बात बहुत ही सरप्राइज करने वाली आपको मैं बताने वाला हूं कि इंडिपेंडेंस जो दोनों कंट्री को मिला, इंडिया और चाइना, उसमें ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है। देखिए, चाइना को जो इंडिपेंडेंस मिला वो 1 अक्टूबर 1949, यानी करीब करीब हमें जब इंडिपेंडेंस मिला उसके 2 साल बाद उन्हें इंडिपेंडेंस मिला था। इंडिया को 15 अगस्त 1947, तो ये हमको मालूम है। लेकिन फिर भी चाइना ने जो प्रोग्रेस की है, यही करीब करीब 70 इयर्स में, ये बहुत ज्यादा है। और एक बात, करेंसी का जो रेट है उनका युआन बोल के जो करेंसी है इंडिया की रुपीज है, 1 युआन इज इक्वल टू 10.76 रुपी, यह ऐसा करेंसी का रेट है। इसका मतलब उनकी जो इकोनॉमी है वो इंडिया से बहुत बड़ी है, कई गुना ज्यादा है। क्यों इतनी अच्छी डेवलपमेंट उन्होंने की होंगी आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान दिया और वो एजुकेशन सिस्टम वो कंटिन्यूअसली रिफॉर्म करते गए। उनके यहाँ पे आईटीआई, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता, उनके यहाँ पे आईटीआई के करीब करीब 2000 से 2500 के ऊपर कोर्सेस है। इतने नए नए कोर्सेस उन्होंने इसमें इंप्लीमेंट कर दिए हैं, इंडिया को उसके 10% भी हम कर नहीं सके। कुछ कोर्सेस के अगर नाम मैंने आपको बता दिया तो आपको सरप्राइज होगा। आईटीआई में चलने वाले कोर्सेस में से एक कोर्सेस ऐसा है, बर्तन कैसे मांजते हैं। दूसरा कोर्स ऐसा है, हेयर कटिंग कैसे करते हैं, मसाज कैसे करते हैं। ऐसे कोर्सेस उनके यहाँ पे, ग्रास कटिंग कैसा करते हैं। ऑफिस बॉय की ड्यूटी करने वाला जो आदमी है उसके लिए ऑफिस बॉय की ड्यूटीज पढ़ाने वाले कोर्सेस वहां पे है। छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाता है, ऐसे कोर्सेस वहां पे चलते हैं, उसका वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया में आउटडेटेड कोर्सेस ही दिन ब दिन चला रहे हैं। उसमें से एक बीए और एक एमए। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि ये बीए और एमए जैसे कोर्सेज गवर्नमेंट क्यों चला रहा है। आज तक मैंने ऐसे हार्डली 2 to 5% लोग देखे होंगे कि जिनको बीए एमए होने के बाद उससे रिलेटेड जॉब मिल गया है टीचर का। लेकिन बाकी लोग पूरे की पूरे जितने हैं 95% से भी ज्यादा वो बेकार की गैंग में शामिल है। जो स्टूडेंट्स ने बीए और एमए करने के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट लेकर बीए या एमए किया, क्या फ्यूचर उनके लिए है? ऑन द कॉन्ट्ररी, चाइना में वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दे देते और वो वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे ढंग से दे देते कि वो खुद का पेट भी भर सके और अपने नेशन की ग्रोथ में भी कुछ एडिशन कर सके।
ये एजुकेशन सिस्टम में हर साल चाइना उनका जो जीडीपी है उसके करीब करीब 7.5% खर्चा करता है, लेकिन इंडिया में अपने जीडीपी के ओनली 5% खर्चा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आउटडेटेड कोर्सेस इंडिया में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने एक नेशनल लेवल अप्राइजल सिस्टम इंप्लीमेंट कर दी है। ये नेशनल लेवल अप्राइजल सिस्टम क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हर एक एम्प्लॉय का अप्राइजल होता है। वो अप्राइजल में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये प्रूव करना पड़ता है कि कंपनी के लिए उसने क्या क्या काम किया, क्या योगदान दिया, और उसके ऊपर से उसका इंक्रीमेंट होता है या प्रमोशन होता है, जो भी कुछ है। अगर परफॉर्मेंस बैड है तो प्रमोशन होता भी नहीं है, शायद इंक्रीमेंट भी स्टॉप हो जाते। ऐसी अप्राइजल सिस्टम उन्होंने पूरे नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट कर दी है, जिसमें हर लोगों को ये प्रूव करना पड़ता है कि पिछले एक साल में हमने क्या क्या काम किए। इसलिए वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। इंडिया में ऐसी नेशनल अप्राइजल सिस्टम नहीं है, इसलिए लोगों की ज्यादा काम करने के लिए राजी नहीं रहते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में काम नहीं है, इंडिया में काम बहुत है माय फ्रेंड्स। आपको मैं एक दो एग्जांपल दे देता। आपको समझिए एखादा प्लम्बर चाहिए तो क्या आपको जल्दी से मिलता है? एखादा इलेक्ट्रिशियन चाहिए, समझिए आपकी जो गाड़ी है वो रात के 10 बजे बंद पड़ गई है और आपको तुरंत एखादे मैकेनिक की जरूरत है, क्या वो आपको अवेलेबल होता है? बिल्कुल अवेलेबल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की काम करने की इच्छा नहीं है। लोगों को सिर्फ नौकरी चाहिए, काम किसी को नहीं चाहिए। इसलिए एक ऐसी अप्राइजल सिस्टम हमारे यहाँ पे आना जरूरी है कि जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। आज अगर आप देखने जाए तो चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो सिर्फ 4% के आसपास है, लेकिन इंडिया में वही रेट 24% है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 24% लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे आउट ऑफ 135 करोड़। तो ये फिगर निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। अगर ये अप्राइजल सिस्टम लगा देंगे तो हर एक आदमी ढूंढ ढूंढ के काम करेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता। शाम के समय आप सिर्फ एक आधे चौक में नजर डालिए, आपको दिखाई देगा कि वहां पे 15-20 लड़के ऐसे ही टाइम पास करते बैठे हैं। अभी कोरोना काल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, इसके पहले का भी आप सोच के देखिए। शाम के समय पर यंगस्टर्स पर्टिकुलरली क्या करते हैं? पूरा टाइम वेस्टेज या टाइम पास उनका चलता है। वो अच्छी बात नहीं है अपने देश के लिए, अपने लिए। और इसी वजह से इनकम टैक्स पेयर जो है वो चाइना में करीब करीब इंडिया के 3 गुना ज्यादा है। इंडिया में हर साल इनकम टैक्स जितने लोग पे करते हैं उनका परसेंटेज है ओनली 2.5%, लेकिन चाइना में यही परसेंट 8% है। इसका मतलब 3 गुना से ज्यादा। उनका फाइनेंशियल लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले मई महीने में वुहान का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जब पीक पॉइंट में कोरोना का पैंडेमिक वहां पे चल रहा था वुहान में, तो वो एक ही महीने में मर्सिडीज कार परचेस करने वाले लोगों की संख्या अकेले वुहान में 70,000 थी एक ही महीने में, इन द मंथ ऑफ मे। और वही इंडिया का अगर कंपेयर करने जाए तो पूरे साल भर में पूरे इंडिया में सिर्फ 14,000 मर्सिडीज कार परचेस किया था लोगों ने। इससे आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ गया है। और वो डिफरेंस क्यों आया है? वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग बहुत ज्यादा काम कर करके उन्होंने पैसा कमाया है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारा टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पॉपुलेशन के बारे में बोलते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों का पॉपुलेशन करीब करीब सेम है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसी बात नहीं है। पॉपुलेशन के लिए ठीक है, वो करीब करीब 10% से हमारे ज्यादा है, लेकिन उनका जो एरिया ऑफ लैंड अवेलेबल है वो हमारे 3 गुना ज्यादा है। यानी करीब करीब सिमिलर पॉपुलेशन के लिए उनका लैंड के ऊपर जो बर्डन है वो हमारे 1/3 है। हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं। रिसोर्सेस तो लिमिटेड अवेलेबल रहते हैं,
तो वो रिसोर्सेस के ऊपर का बर्डन कम करने के लिए हमें पॉपुलेशन कम करना चाहिए। चाइना में पिछले कुछ दशकों में रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, वो उन्होंने इतनी ज्यादा डिसिप्लिन दिखा के कम किया क्या एज ऑन टुडे वो रेट सिर्फ 0.4% है, यानी वो निगेटिव में चला गया है, जबकि इंडिया में यही रेट करीब करीब 1.5% है। तो ये एक और बड़ा डिफरेंस है। पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड, जैसे कि मैंने अभी पॉपुलेशन के बारे में आपको बोल दिया। रास्ते पर अगर एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे यहाँ पे लोग पूरा काम धाम छोड़ के वो दोनों की मजे देखते हैं कि क्या क्या होता है अभी आगे, और उसमें बहुत सारा टाइम वापस बर्बाद करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं होता, 5 या 10 मिनट में वो मामला पूरा सॉल्व हो जाता और लोग अपने अपने काम पे ही लग जाते। वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड सिस्टम्स है। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उसके बारे में हमको बहुत ही ठीक ढंग से सोचना पड़ेगा। ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे तो ही वो जो 1000 कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार है वो पक्का डिटर्मिनेशन दिखा के इंडिया में अपने प्लांट शुरू करेंगी और बहुत ही हैप्पीली यहाँ पे उनका कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें इतनी चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा जाते जाते, वो बात यह है कि हमें सिर्फ प्रोग्रेस अगर करनी है तो इतना ही ध्यान में रखिए कि मेरा काम मुझे बहुत अच्छा करना है, बस चलता है वाली टेंडेंसी छोड़ दो। अगर मैं टीचर हूं तो मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। मैं अगर स्वीपर हूं तो मैं इतने अच्छे ढंग से झाड़ू चलाऊंगा कि वहां पे कचरा वगैरह कुछ नहीं रहेगा। मैं अगर एक इंडस्ट्री का वर्कर हूं तो मैं इतने अच्छे ढंग से मशीन पे काम करूंगा कि एक भी जॉब रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। यानी हर एक आदमी ने अगर अपना अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया और पूरा जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके लिए अगर इतना काम किया तो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी तरक्की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन चाइना को पूरी धोबी पछाड़ दे देंगे, उनको पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे। किसी को भी ऐसा बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि चाइनीज गुड्स मत खरीदो। अपने आप पीपल हमारे बनाया हुआ जो मटेरियल है, प्रोडक्ट्स है, वो ले लेंगे। स्कूल में जब हम लोग थे तो एक एग्जांपल हमें हमेशा दिया जाता था कि एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, उसको छोटा करना है विदाउट टचिंग। तो क्या करेंगे, बहुत आसानी से हम आंसर देते थे कि उसके बाजू में एक लंबी लाइन निकालो, एक लंबी लाइन खींचो, अपने आप वो लाइन छोटी हो जाएगी। तो आज हमें ये करने की जरूरत है। हमें खुद को ही इतना अच्छा बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है कि पूरे दुनिया के लोग बोलेंगे अरे प्रोडक्ट्स हो तो मेड इन इंडिया जैसा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इतने जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो पूरे क्लियर है आपके लिए। सो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।